तुम ही है ना, दिस इज मी अविनाश मौर्य राइट। सो है ना, मेरा गेट में ऑल इंडिया रैंक 38 था एंड मैंने मेरे जो मास्टर्स है एरोस्पेस वो IIT बॉम्बे से किए हैं। मैं क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा था, बेसिकली आई टीच फिजिक्स टू क्लास 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है, जेईई नीट के लिए। देन मैथ्स टू क्लास 9, 10 एंड 11 में सिर्फ जेईई के लिए जो मैथमेटिक्स होती है वो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली इस साल का जो कंटेंट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट एंड कम्प्लीटली मॉडिफाइड है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर कंटेंट, ठीक है। सो इस साल के जो कंटेंट है उसमें मोस्टली तुम लोगों को जो भी कंसेप्ट रहेगा वो एनिमेशंस के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। देन चलो अब शुरू करते हैं ना, बेसिकली जो अपना मेन चैप्टर है राइट। सो पहला जो वर्ड था चैप्टर में दैट वाज इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, किसी को कुछ आइडिया व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमें कब पहली बार पता चला, ठीक है। सो है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमें फर्स्ट टाइम कब पता चला, इन 600 BC है ना, समथिंग अराउंड 600 BC, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली होता क्या, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक चार्ज? कुछ आइडिया? कुछ भी आइडिया नहीं। मास के बारे में सुना है क्योंकि मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, पता है ना, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी राइट। वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या होता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज भी कैसा है, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट्स व्हाई यहां मैंने लिखा है इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा हुआ है इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है जो हमें किसके बारे में जानकारी देती है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में चार्ज में क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बात क्लियर है, ठीक है, ठीक है। सो ये कभी सुना है तुमने, मास चेंज इज द चार्जिंग ऑफ बॉडी। मास चेंज होता है जब भी हम लोग किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, पता है कैसे? बॉडी को चार्ज करते हैं तो उससे एक तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, बराबर, उसमें आ जाते हैं, बराबर है ना। तो चार्जिंग ऑफ बॉडी मतलब या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स डालो, दोनों वे से चार्जिंग हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मास होता है तो मास चेंज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे तो भी उसमें चार्जिंग होगी, इट विल बी नेगेटिवली चार्ज, उस वक्त भी मास चेंज होगा, बराबर। सो दोनों कंडीशन यहाँ पे दिखा हुआ है। फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे नेट चार्ज कितना है, 0, इसमें से क्या बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन, और इस बॉडी का मास चेंज हो गया। देखो यहाँ पे बड़ी साइज दिख रही है, यहाँ पे छोटी साइज दिख रही है, बराबर, ये उसी के लिए बनाया था। देन ये सेकंड कंडीशन, नेट चार्ज फिर से कैसा बॉडी पे 0, बराबर, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, नेगेटिवली चार्ज हुई, उसका मास बढ़ गया। बात क्लियर है, दोनों वे से मास चेंज हो सकता है बाय चार्जिंग द बॉडी, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग, है ना। ये चैप्टर हमें क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो हम लोग डे टू डे लाइफ में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर हम लोग चलते चलते जाते हैं, कार के दरवाजे को हाथ लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, देखो कार के दरवाजे को हाथ लगाने जाएगा तो शॉक लगता है, बराबर, एक छोटा सा शॉक फील होता है ना। या तो फिर बस में भी हम लोग कभी सीट पे बैठे और स्लाइड हो रहा है ना, बस पे बैठ के स्लाइडिंग हो रही है, रबिंग हो रही है, उसके कारण क्या होता है, हम लोग खड़े होने के बाद अगर पोल को हाथ लगाते थे, छोटा सा शॉक टाइप फील होता है ना। तो इस चैप्टर में ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, राइट, समझ में आया? ये एग्जाम्पल क्लियर है सबको? चलो आगे ऊपर का, चलो ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, चैप्टर का नाम ही है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही आता है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक मीन्स क्या, जो रेस्ट पे, स्टैटिक्स मीन्स व्हाट, जो रेस्ट पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी इफेक्ट्स सीखेंगे, उसमें चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट पे, उसमें चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट पे, राइट। सो स्टैटिक्स मीन्स एनीथिंग व्हिच do not move or change with time. So basically then what is electrostatics? So electrostatics deals with the study of forces, it deals with forces, fields and potentials arising from what type of charges? Static charges. कैसे charges होने चाहिए? Static charges. ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है
समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, रेस्ट होता है, स्टैटिक होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के कारण, है ना, या फिर इस सिचुएशन के कारण जो भी फोर्स तैयार हो रहा है, जो भी फील्ड तैयार हो रही है, या फिर जो भी पोटेंशियल तैयार हो रहा है ना, जो भी पोटेंशियल तैयार हो रहा है, ये सब किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है, ठीक है। सो अभी देखो हमारे पास दो टाइप के चार्ज होते हैं, बराबर, दो टाइप के चार्ज होते हैं। कौन कौन से चार्ज होते हैं? एक होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बराबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। किस बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि ये चार्ज पॉजिटिव और ये चार्ज नेगेटिव है? अगर किसी चार्ज में अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन दे देता है, हाँ। तो पॉजिटिव होता है, और अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन ले देता है तो वो अच्छा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमने नाम क्यों रखा? जैसे है ना, हम लोग बोलते हैं ये लड़का ये लड़की है, किस बेसिस पे? तो वैसे ही चार्ज के लिए हमने पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों बोला? इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग, है ना। सो बेसिकली ये पॉजिटिव और नेगेटिव, हम लोग जब किसी को बोलते हैं कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलैरिटी। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलैरिटी, बराबर। सो द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, जो दो टाइप ऑफ चार्जेस को डिफरेंशिएट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलैरिटी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई एनडीए की तैयारी कर रहा है तो ये पॉइंट उसके लिए, ठीक है। ये किसने डिस्कवर किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। बात क्लियर है? चलो आगे, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? सो नाउ व्हाट इज एक्सेस चार्ज, है ना। किसी भी बॉडी पे जो एक्सेस चार्ज होता है उसका मतलब क्या होता है? कुछ आइडिया है एक्सेस चार्ज के बारे में? एक्सेस मतलब ज़्यादा, एक्सेस मतलब ज़्यादा, है ना। तो किसी के पास अगर ज़्यादा चार्ज हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस बॉडी के पास एक्सेस चार्ज हो, ठीक है। तो सपोज, है ना, तुम दोनों बैठे हो, ठीक है, तुम में से कुछ चार्ज ट्रांसफर होता है इसके बॉडी में, तो तुम में से किसके पास एक्सेस चार्ज है? दोनों के पास एक्सेस चार्ज है। इसके पास पॉजिटिव वाला एक्सेस चार्ज है, तुम्हारे पास नेगेटिव वाला एक्सेस चार्ज है। बिकॉज ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर गए तो इसके पास नेगेटिव एक्सेस चार्ज आ रहा है, इसके पास पॉजिटिव एक्सेस चार्ज। समझ में आया? एक्सेस मतलब क्या, दोनों में से कौन से चार्जेस ज़्यादा हैं? इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बात आई समझ में? उसने शायद स्टेटमेंट पढ़ लिया था, स्टेटमेंट पढ़ लिया था ना? अच्छा ओके, पहले से ही पता था, नेक्स्ट ओके, ठीक है। एक्सेस चार्ज का मतलब समझ में आया? ये सारे टर्म्स हम लोग आगे यूज़ करेंगे, है ना। कुछ कंसेप्ट हमें समझने हैं, उसके लिए ये सारे टर्म्स की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चले आगे, ओके। तो नाउ नेक्स्ट इज, है ना, अभी हमने एक एग्जांपल देखा था ना, जिसमें एक लड़का चलते हुए आया और उसने कार में हाथ लगाया और उसको थोड़ा शॉक फील हुआ, बराबर। तो ये किस वजह से हुआ, ये किस वजह से हुआ फेनोमेना हम लोग थोड़ा सा एकदम नॉर्मल देखेंगे, आगे हमको डीप में समझ नहीं होगा कौन सा देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रिक्शन, प्रेशर एंड सेपरेशन, है ना। फ्रिक्शन, प्रेशर एंड सेपरेशन, ये तीनों क्या होते हैं? दिस आर द मेजर कॉज फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसके मेजर कॉज होते हैं, दिस आर द मेजर कॉज फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कौन कौन? प्रेशर, फ्रिक्शन एंड सेपरेशन। प्रेशर, फ्रिक्शन एंड सेपरेशन, ये कैसे हैं? ये तीनों क्या है? मेजर है फॉर व्हाट? मेजर कॉज फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ट्राइबो मीन्स रबिंग, ट्राइबो मीन्स रबिंग, ठीक है। ये तुम लोगों को नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर सकते हो, तो फिर मैं पीपीटी तो भेजने वाला हूँ, ठीक है। बात क्लियर है? ठीक है। सो दिस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉक यू रिसीव फ्रॉम अ कार डोर। समझ में आया? कौन सा इफेक्ट होता है इसके पीछे? ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। इसके पीछे कौन सा इफेक्ट होता है? ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है, कब होता है ना, ये है थोड़ा आगे, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक? ओके, ठीक है। फिर और भी एक कॉज है ना। फिर इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स लाइक रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये भी इन्फ्लुएंस करती है किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को। जब ह्यूमिडिटी लो होती है ना, जब ह्यूमिडिटी लो होती है, उस केस में हायर स्टैटिक चार्जेस आर जनरेटेड। जब ह्यूमिडिटी लो होती है, हायर स्टैटिक चार्जेस आर जनरेटेड। अब ऐसा क्यों, किसी को पता है? तो इसका रिवर्स केस देखते हैं। अगर ह्यूमिडिटी हाई होती है तो क्या होगा? ताकि लो होती है तो अपने आप समझ में आ जाएगा, बराबर। अगर ह्यूमिडिटी हाई होती है ना, व्हाट हैपेंस व्हेन ह्यूमिडिटी इज हाई, ठीक है, बराबर। जब ह्यूमिडिटी हाई होती है ना, उस वक्त क्या एयर में मॉइस्चर होता है? क्या एयर में मॉइस्चर होता है? क्या मॉइस्चर कंडक्टिव होता है?
क्या पानी कंडक्ट नहीं करता? बराबर, वाटर कंडक्ट करता है, बराबर। तो जितना भी चार्जेस एक्यूमुलेट हुए हैं, जितने भी चार्जेस एक्यूमुलेट हुए हैं, वो सारे पानी के कांटेक्ट में आके डिफ्यूज नहीं हो जाएंगे, बराबर, समझ में आया? वो कंडक्ट हो जाएंगे, बराबर, उनके पास जगह मिल जाएगी इधर उधर ट्रैवल करने के लिए, समझ में आया? तो इसके कारण क्या होता है, जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं वो गायब हो जाते हैं जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। गायब यानी थोड़ा कम हो जाते हैं अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। बात क्लियर है? ठीक है, आया बात समझ? ठीक है ना? किसके तरह शक्ल है इसकी? है फिलहाल किसी की? हाँ, मेरे तरह तो नहीं है, मैं फिलहाल शॉक में हूँ, ठीक है फिलहाल मैं शॉक में। चलो आगे, ठीक है। सो 2 ग्रैंड मिस्ट्रीज इन फिजिक्स है ना। 2 सवाल मैं तुम लोगों से पूछूंगा, तुमको उसका जवाब देना, ठीक है? 2 ग्रैंड मिस्ट्रीज है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? सो व्हाई डज यूनिवर्स हैव पार्टिकल्स विद इलेक्ट्रिक चार्ज? यूनिवर्स में ऐसा है ना, क्यों होता है कि यूनिवर्स में ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है? पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा, व्हाई डज इलेक्ट्रिक चार्ज कम इन 2 टाइप्स? वो सिर्फ 2 ही टाइप में क्यों है? 3 टाइप में, 4 टाइप में, 5 टाइप में, 6 टाइप में क्यों नहीं? इंसान तो 3 टाइप के हो गए ना, है ना, मेल फीमेल और हम लोग बोलते हैं बराबर। तो बोलो फिर चार्जेस के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया, या फिर इंसानों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया कि इंसान सिर्फ 2 टाइप के क्यों नहीं बनाया? बोलो जल्दी, क्यों चार्जेस सिर्फ 2 टाइप के होते हैं? और चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, फिर यूनिवर्स में ऐसा है ही क्यों कि पार्टिकल्स जो होते हैं उन पर इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं? पता है किसी को? नहीं पता? सही में नहीं पता? आंसर देखना है इसका, देखना है, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ये ऐसी चीज है जो एक्सपेरिमेंट्स ने सजेस्ट किया, ये ऐसी चीज है जो एक्सपेरिमेंट्स ने सजेस्ट किया। बात क्लियर है ना? ठीक है। अपने यहाँ पे भी तो पहले है ना, गवर्नमेंट का जो भी फॉर्म निकलता था, स्कूल का फॉर्म निकलता था, ऑप्शन होता था मेल फीमेल, तीसरा तो होता ही नहीं, ये धीरे धीरे आने लगा है, ठीक है। तो ये किस वजह से पता चल रहा है? एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, बराबर। सेम यहाँ पे भी कैसे? एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ठीक है, ओके, डन। चलो आगे, ठीक है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है ना, तो बहुत ध्यान देके लेक्चर्स को, ठीक है। सो फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहला, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। क्या एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज जा सकता है? क्या एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज जाता है? यस, ऑब्वियसली। सो दैट्स व्हाई चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ये बात क्लियर है सबको? इसके लिए ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, बचपन से हम लोग देखते हैं चार्ज इज ट्रांसफरेबल। सेकेंड, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। क्या चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास? हमने देखा ऑलरेडी, किसी बॉडी को चार्जिंग कर रहे हैं तो उसका मास या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, दोनों सिचुएशंस देखें। सो क्या चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास? यस, दिस इज ओके, यहाँ तक क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व। बोलो जरा, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? है नहीं मन, शुरू हो जाओ। वेरी गुड, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बेटा, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मास? What is conservation of energy? Same, है ना? Conservation of energy भी, energy can neither be created nor destroyed. Mass can neither be created nor destroyed. Charge can neither be created nor destroyed. मैं बोलूँ ये गलत है तो? क्योंकि इसको पता है मैं बहुत सारी चीजें गलत प्रूव करता हूँ, तो तुम्हारी बुक में बोलो। This is wrong. Charge can neither be created nor destroyed is absolutely wrong. This is not the conservation of charge. पहली बात है ना, this is not the conservation of charge. What exactly is conservation of charge? The net charge of an isolated system remains constant or remains conserved. Exact definition of conservation of charge is the net charge of an isolated system. ठीक है, suppose है ना, एक मैंने कमरा ले लिया है ना, सपोज दिस रूम, राइट, सपोज ये रूम मैंने ले लिया, बराबर, ये रूम मैंने ले लिया और इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? फिलहाल 1 2 3 4 5 पार्टिकल्स है, बराबर, 5 पार्टिकल्स है ना। 5 पार्टिकल्स का डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, बराबर। ये कौन है? इमेजिन कर लेना, ठीक है, ठीक है, ओके।
5 पार्टिकल्स, ठीक है, 3 पार्टिकल्स क्लियरली डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, बराबर, 2 पार्टिकल डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, एक बड़ा एक छोटा लग रहा है थोड़ा, ठीक है जाना, ओके ठीक है, तो 5 पार्टिकल्स है ना, 5 पार्टिकल्स का मान लेते हैं चार्ज अलग अलग है, ठीक है, 5 पार्टिकल्स का मान लेते हैं चार्ज अलग अलग है ना, मान लेते हैं ये 5 कूलम है, ठीक है, ये -2 कूलम है ना, ये -6 कूलम है, ठीक है, 5 कूलम -2 कूलम -6 कूलम, ठीक है, ये मान लेते हैं 3 कूलम, ये मान लेते हैं 2 कूलम। टोटल चार्ज काउंट करो जरा कितना, टोटल काउंट करो, 5 - 2 कितना होता है, 3 -6 -3 -3 + 2 -1 +3 +2, सो इसका नेट चार्ज कितना हो गया, व्हाट इज नेट चार्ज, नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज कितना हो गया +2, बराबर है ना। अब है ना, थोड़ी देर है ना इनको खुला छोड़ दो, बोलते चलो रेसलिंग करो, तो ये सही में नहीं करना यहाँ पे, ना तो सब खराब हो जाएगा, ठीक है, बराबर। सो इन लोगों को है ना, पांचों को खुला छोड़ दिया, बोलो चलो अब रेसलिंग करो, ठीक है। रेसलिंग करने के बाद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इस कमरे में वापस ये जो 5 लोग हैं, है ना, 1 2 3 4 5, ये जो 5 लोग हैं, है ना, रेसलिंग करने के बाद वापस से ये जो 5 लोग हैं, अब हो सकता है कि इसका जो चार्ज है वो 3 हो गया हो, ठीक है, इसका जो चार्ज है वो 2 हो गया हो, इसका -2 हो गया हो, इसका -6 हो गया हो, इसका क्या लिख सकते हैं आप, 5, इसका 5, मतलब चार्ज ट्रांसफर होने के बाद भी उस रूम के अंदर नेट चार्ज कितना आ रहा, 2 कूलम, वो चेंज नहीं हुआ, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। जैसे कि तुम यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्लियरली दिखाया, चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, कैसे, है ना। सो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो हाउ चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज कैसे बनाया जा सकता है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, है ना, फोटॉन्स को भेजा, ठीक है, फोटॉन्स को भेजा, ये फोटॉन्स में जाके न्यूक्लियस को हिट किया, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, मान लो न्यूट्रॉन्स को हिट किया, न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल, बराबर, न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज होता है नहीं, लेकिन यहाँ से एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो चार्ज बना, क्या 0 चार्ज से 2 चार्ज बने, क्या 0 चार्ज से 2 चार्ज बने, तो चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज कैन बी क्रिएटेड, है ना। लेकिन न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन का नेट चार्ज कितना था, 0, है ना, और ये +E - इन दोनों का नेट चार्ज कितना है, 0, सो द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज द एग्जैक्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बने थे, इन दोनों का एडिशन कर दो, वापस से तुमको न्यूट्रॉन मिलेगा, हो गया, चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, क्या +- को डिस्ट्रॉय कर दिया हमने, कर दिया, बराबर, आई बात यहाँ पे समझ में, है ना। सो फिजिक्स के जो है ना बुक की जो स्टेटमेंट होते हैं, उनके पीछे कुछ वजह होती है ना, लाइक कुछ मीनिंग होती है, एग्जैक्ट मीनिंग, वो मीनिंग समझने की कोशिश करो, ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक, ओके, चलो आगे, यस, चार्ज तो वही बोला ना, सम 0 है, लेकिन क्या 2 चार्ज तैयार हुए अलग अलग, एक इलेक्ट्रॉन बना, एक पॉजिट्रॉन बना ना, 0 चार्ज से 2 चार्ज बने क्या नहीं बना। अगर मैं इसको आइसोलेट कर दूं तब जाके नेट चार्ज तो 0 ही है, यहाँ पे भी 0, इन दोनों का भी 0, बराबर, आई बात समझ में, पक्का, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज चार्ज डू नॉट वेरी विद स्पीड, चार्ज डू नॉट वेरी विद स्पीड, है ना। मान लो तुम्हारे ऊपर 2 कूलम का चार्ज है और तुम बोले कि अब मुझे बहुत तेज भागना है ना, भागने लगे, रुक के थोड़ी देर चेक करोगे, क्या तुम्हारा चार्ज चेंज हो जाता है, चार्ज चेंज हो जाता है नहीं, चार्ज चेंज होता है नहीं। लेकिन अगर तुम बहुत तेज भागते हो तो क्या तुम्हारा मास चेंज होता है, मास चेंज होता है, मैंने 11 में पढ़ा है, मास चेंज होता है नहीं होता है। कोई भी बॉडी अगर किसी भी स्पीड के साथ ट्रेवल करती है तो उसका मास चेंज होता है, एंड इफ इट ट्रेवल्स विद सम वेलोसिटी, है ना, उसका मास हमेशा इंक्रीज होता है। इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन √1 - v² / c²,
कोई भी बॉडी अगर किसी भी स्पीड से ट्रैवल करे तो उसकी जो मास है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसका मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसका मास बराबर इंक्रीज होता है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? ओके। लेकिन क्या चार्ज वेरी करेगा अगर स्पीड बढ़ती है तो? नहीं। ठीक है, चार्ज नहीं करता। बराबर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। पहले आगे एक स्टोरी देख लेते हैं, उसके बाद ये मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, भैया मुझे 8.5 इलेक्ट्रॉन देगा और मेरा ये इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं मिलता, इलेक्ट्रॉन को पूरा की पूरा लेना पड़ता है। या तो तुमको 8 लेना पड़ेगा या 9 लेना पड़ेगा। अगर तुम बहुत गरीब हो तो 8 ले लो, अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं तो 9 ले लो। उसको आधा पौना ऐसे नहीं बेचा जाता, लेना है तो पूरा ही लेना पड़ता। आई बात समझ में? स्टोरी में कितना चार्ज मांगा उसने जाके दुकानदार से? 8.5। तुम लोग भी करते हो ऐसा, मांगते हो दुकानदार से? ठीक है, तो कितना चार्ज मांगा? 8.5 चार्ज मांगा, राइट। तो दुकानदार ने बदले में क्या बोला? चार्ज लेना है तो पूरा ही लेना पड़ेगा, है ना? या तो 8 लो या तो 9 लो, बराबर। या तो 8 लो या तो 9 लो, है ना? तो क्वांटाइजेशन का मतलब वही होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब वही होता है। हम लोग किस टाइप में डील करते हैं, किस टाइप में डील करते हैं कि जो चार्ज है ना, कि जो चार्ज है ना, वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, एंड सो ऑन। समझ में आया? चार्ज कभी भी आधा नहीं होता, पौना नहीं होता, सवा नहीं होता। इट इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इसीलिए जनरल इक्वेशन ऑफ चार्ज इज गिवन बाय प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ e, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, समझ में आया उनको? ठीक है, चलो आगे। ये हो गया है। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ, है ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड टू एक्वायर चार्ज ऑफ 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। बराबर, हमारा चार्ज कितना दिया है? 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट है ना, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा? कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। ठीक है, ये सबको पता है। ठीक है, सो यहाँ पे तुमको प्रॉब्लम में चार्ज कितना दिया है? 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। तुमको फॉर्मूला पता है? Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE पता है? यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, निकाल सकते हो? कम ऑन, ट्राई करो फटाफट ट्राई करो। चलो, मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट से सॉल्व करो। E की वैल्यू ऑफ E इज 1.6 into 10 to the power minus 20। लगाया नहीं था। हाँ, कितना है? सिक्स पॉइंट वॉट देखते हैं। हाँ, 6.2 इंटू 9। हाँ, देखते हैं। ओके, चार्ज कितना दिया है बेटा? है ना, सो 10 टू द पावर माइनस 10 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E। दिस इज करेक्ट, बराबर।
सो 10 टू द पावर माइनस 10 इज इक्वल टू n इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 बराबर. सो n इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 बराबर. ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 9 अपॉन 1.6 बराबर. सो n इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 इंटू 100 है ना. कितने जीरो गए 4 10 टू द पावर 5 अपॉन 1.6 को मैं 16 कर देता हूँ और इसको 6 कर देता हूँ. 1.6 को 16 कर देता हूँ, इसको 6 कर देता हूँ. इज इट ओके? फिर इसको कैसे लिख सकता हूँ बस 100 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 16 को कैसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 425 जा 425 जा 25 इंटू 25 इज 625 है ना. 625 इंटू 10 टू द पावर 6. सो n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 8. दिस इज द आंसर. था इजी. क्या किया तेजस्वी ने? ओके आया बेटा समझ में? कैसे आया आंसर? सो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 8. 6.25 इंटू 10 टू द पावर 8. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके चलो आगे. नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करो. If 10 to the power 9 electrons move out of a body है ना, if 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb? कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट करने के लिए? समझ में आया क्वेश्चन? 1 सेकंड में कितना चार्ज निकल रहा है? 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स है ना. कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं 1 सेकंड में? 10 टू द पावर 9. तो 1 सेकंड में कितना चार्ज निकलेगा पहले वो कैलकुलेट करो. आया किसी का? निकल रहा है टाइम. देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं 1 सेकेंड में? 10 टू द पावर 9 है ना. सो इन है ना इन 1 सेकेंड है ना कितने 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग. सो 1 सेकेंड में चार्ज कितना पास होगा बेटा? है ना इन है ना 1 सेकेंड है ना चार्ज कितना पास होगा? 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 n इंटू ई. q इज इक्वल टू n इंटू ई. n इज 10 टू द पावर 9 एंड e की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. बराबर. बात क्लियर यहाँ तक? सो दिस इज द चार्ज. चार्ज कितना हो रहा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 है ना. 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम. इतना चार्ज बराबर 1 सेकेंड में प्रोड्यूस हो रहा है या फिर 1 सेकेंड में निकल रहा है. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, कोई इशू है ना. अब हमें क्या पूछा है? 1 कूलम चार्ज है ना. हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम. तो 1 कूलम चार्ज मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो हमारे पास ये जो चार्ज है ना 1 सेकेंड है ना, ये कूलम पर सेकेंड है. ये 1 सेकेंड का चार्ज है बराबर. दिस इज कूलम पर सेकेंड. चार्ज क्रिएटेड इन 1 सेकेंड. सो 1 कूलम 1 कूलम डिवाइडेड बाय दिस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम पर सेकेंड. कूलम से कूलम गया, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? टाइम इन सेकेंड्स. तो ये क्या बन जाएगा 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 1.6. दिस विल बिकम 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड्स. कितना टाइम लग रहा है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड्स बराबर. अब इसको ईयर में कन्वर्ट करो बराबर. एक ईयर में कितने दिन होते हैं बेटा?
365 डिवाइडेड बाय 365 इंटू एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, है ना। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, है ना। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट अराउंड 198 ईयर्स। तो 1 कूलम चार्ज जमा करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, जिंदा रह पाओगे उतने दिन। और 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं 10⁹9। फिर भी 1 कूलम जमा करने में कितने साल लग रहे हैं, अराउंड 198 ईयर्स, बराबर। यहां तक क्लियर है सबको। न्यूमेरिकल समझ में आया सबको, किसी को कोई इश्यू, बेटा समझ में आया पक्का, है ना। सबसे पहले 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने इलेक्ट्रॉन्स के कारण कितना चार्ज जनरेट होगा, है ना। उतने इलेक्ट्रॉन्स के कारण कितना चार्ज जनरेट होगा, और ये सब बातें किसकी है, 1 सेकेंड की, बराबर। तो हमें ऑलरेडी पता है कितना जनरेट करना है, हमें 1 कूलम जनरेट करना है, तो कितना टाइम लगेगा, डिवाइडेड बाय दैट टाइम। उससे हमें आई बात समझ में, पक्का, ठीक है। चलो आ गया, है ना। 10, है ना, 10 टू कलेक्ट 1 कूलम, है ना। इसीलिए अगर हमें 1 कूलम, है ना, जमा करना है फ्रॉम 10⁹9 इलेक्ट्रॉन, वो भी 1 सेकेंड पे अगर मूव कर रहे हैं, तो हमें अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लग रहा है, 200 साल। इसका मतलब 1 कूलम कैसी यूनिट है, देयरफॉर अ वेरी लार्ज यूनिट। कैसी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट। कैसी है, बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट है। बात आई समझ में, है ना। फॉर सम प्रैक्टिकल पर्पसेस, मतलब ऐसे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होंगे जिनके लिए 1 कूलम कैसी यूनिट होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी, है ना। तो अगर तुमने कभी तुम्हारा टेक्स्ट बुक खोला, है ना, और देखा, तो मोस्ट ऑफ द जो तुमको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो तुमको माइक्रो कूलम में मिलेंगे, है ना। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। क्योंकि 1 कूलम जमा करने में कितने साल लग रहे, 10⁹9 भेजने के बाद अराउंड 200 ईयर्स, और ये कम समय नहीं होता, बराबर, ठीक है। हम लोग शायद 2-3 बार मर के जिंदा हो जाए उतने, ठीक है, बराबर, ठीक है। और कोरोना ऑल टाइम रहे तो शायद 10-12 बार हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की बात करते हैं। ये बचपन से पढ़ते आए हो, व्हाट आर कंडक्टर्स, व्हाट आर इंसुलेटर्स। बेटा कंडक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर कंडक्टर्स, बराबर, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वही इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू जाने देते हैं, नहीं, है ना। इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू जाने देते हैं, नहीं, ठीक है। रिश्वत दोगे तो भी नहीं जाने देगा, ठीक है। तो उस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स, बराबर। इंसुलेटर के कॉमन टाइप्स क्या है, देख लो, ग्लास, है ना, प्लास्टिक, नाइलॉन, वुड। इसके लिए हम लोग भी है कंडक्टर, वी आर ऑल्सो कंडक्टर्स ऑफ मेटल, ह्यूमन, एनिमल बॉडीज, ये सब क्या है, कंडक्टर्स के एग्जाम्पल, ठीक है। सो कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, आइडिया मिल गया एक रफ। चलो आगे, अब चार्जिंग, है ना। सो चार्जिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, है ना। एक होता है कंडक्शन, एक होता है इंडक्शन, एक होता है फ्रिक्शन। एक होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, एक होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, एंड एक होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। बात क्लियर है। सो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, हम लोग, है ना, एक चार्ज बॉडी यहाँ पे दिख रही है, दूसरी अनचार्ज बॉडी को इसके करीब लेके आते हैं, दूसरे अनचार्ज बॉडी को इसके करीब लेके आते हैं, और दोनों चार्ज हो जाती है। तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद जब 2 बॉडीज, है ना, चार्ज शेयर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। उसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना। यहाँ पे देखो, ये न्यूट्रल थी पहले, यहाँ आने से पहले इसके कांटेक्ट में आई तो क्या होगी, पॉजिटिव। इसके कांटेक्ट में आने से क्या होगी, पॉजिटिव। बात क्लियर है ना, ठीक है। सो इस टाइप को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। याद रहेगा सबको, जब कांटेक्ट हो, है ना, जब कांटेक्ट हो तब चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट इंडक्शन, है ना। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है ना, ये बॉडी कांटेक्ट में लेके आ गया है। एक्चुअली फिगर में ये बॉडी कांटेक्ट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी सिर्फ यहाँ यही तक है, ठीक है, इसी पॉइंट तक आ गई है,
ठीक है, इसी पॉइंट तक आ गई है और ये कैसी है, नेगेटिवली चार्ज, ये कैसी है, नेगेटिवली चार्ज। तो जब हम लोग इसको जैसे ही नज़दीक लेके आते हैं इस स्फीयर के, तो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव के कारण इसके पॉजिटिव एक साइड पे अलाइन हो जाएंगे, इसके पॉजिटिव एक साइड पे अलाइन हो जाएंगे और इसके नेगेटिव ऑपोजिट साइड पे अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि जो इसके नेगेटिव है वो इससे रिपेल करेंगे, इससे रिपेल करेंगे तो उस साइड पे भागने की कोशिश करेंगे, बराबर, और पॉजिटिव अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए पॉजिटिव इस साइड पे जमा पे। ठीक है, अब इस पेयर को क्या कर दो तुम, ग्राउंडेड कर दो, क्या कर दो, ग्राउंडेड। तो इसमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इस वायर के थ्रू बाहर भाग गए, जमीन में भाग गए, बचा क्या, सिर्फ पॉजिटिव स्पेयर, बचा क्या, सिर्फ पॉजिटिव स्पेयर। हो गया इंडक्शन के थ्रू उसमें चार्जिंग, हो गई, यस। नहीं, अर्थिंग करेंगे, देख अगर क्या होगा, मैंने ये रॉड हटा लिया तो ये वापस न्यूट्रल बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा, वापस अपने नॉर्मल है ना, स्टेबल कंडीशन पे आ जाएगा। तो इसीलिए अगर इसको चार्ज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन किसी ना किसी वे से करना पड़ेगा, चार्जेस का सेपरेशन तो करना ही पड़ेगा ना। इसने क्या मदद की, सिर्फ अलाइनमेंट में मदद की, बराबर, तो अब सेपरेट भी तो करना पड़ेगा, तब जाके वो बॉडी चार्ज होगी, बराबर, ठीक है, ओके यहाँ तक। चलो आगे। नाउ नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना, नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। बचपन में वो खेले हो, स्केल से ऐसे रब किया, है ना, ये देख मैजिक, है ना, पेपर ऊपर आ रहे हैं, बराबर, है ना, सेम वैसा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये कौन है, कौन है ये, कौन है ये, मैं नहीं हूँ, मेरे इतने लंबे बाल नहीं है, ठीक है, ठीक है, बाल कैसे हैं, फिलहाल ऐसे नीचे की तरफ है मान लो, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक गुब्बारा लेके आ गई, ठीक है, एक है ना गुब्बारा लेके आ गए और सर के ऊपर ऐसे 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 रब किया, सर के ऊपर ऐसे 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 रब किया, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, है ना, हाँ, गुब्बारे को ऊपर लेके जाओ, गुब्बारे को ऊपर लेके जाओ, गुब्बारे को ऊपर लेके जाओ, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। और ये जो कंडीशन है ये किसके साथ होती है, इससे पहले हमने जो देखा उसमें क्या थे, कंडक्टर्स, ये किसके साथ होता है, इंसुलेटर्स के साथ। जब हम लोग इंसुलेटर्स को है ना रब करते हैं, बराबर, जब हम लोग इंसुलेटर्स को रब करते हैं तो रबिंग के कारण कुछ चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं, रबिंग के कारण कुछ चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं, आई बात समझ में। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तैयार होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तैयार होगा, बात क्लियर है ना। तो ये कंसेप्ट था तुम्हारा स्केल के रबिंग के पीछे या तो ये गुब्बारे के पीछे, है ना। ठीक है, घर पे ट्राई करके देख लेना, यहाँ पे कॉमेडी हो जाएगी अगर करोगे तो, ठीक है, ठीक है, ओके यहाँ तक। चलो आगे, हाँ, क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन। सो व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन, इफ यू आर गिवन 3 आइडेंटिकल स्पेयर्स, कैसा है, 3 आइडेंटिकल स्पेयर्स है, ठीक है, A, B एंड C हैविंग चार्जेस 2 कूलम -8 कूलम एंड 8 कूलम रिस्पेक्टिवली, A is touched to C and then B is touched to C, what is the charge on all spares after the process, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग एक और चीज़ समझेंगे, करो, पहले ये क्वेश्चन किया जाए। हुआ किसी का, यस, क्या आंसर है,
सी को टच करेंगे हाँ और तो फिर ए और सी में हाँ। 5 कूलम्स हो जाएगा। ए और सी में 5 कूलम्स हो जाएगा, 8 + 2 10 बराबर है ना। इन दोनों को अगर टच किया तो इन पे नेट चार्ज कितना हो रहा है, 8 + 2 10 बराबर। तो इस पे 5 हो जाएंगे, इस पे 5 हो जाएंगे बराबर। आगे और अगर बी और सी को टच किया तो शायद नहीं। एंड देन है, एंड देन ये होने के बाद, ये होने के बाद दोनों पे एक एक होगा। कैसे, सी बी एंड सी को टच किया बराबर, सी पे कितना है 5, बी पे कितना है -8, बी पे कितना है -8, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं अपन एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले ए पे इनिशियल कितना है बेटा 2c है ना, बी पे कितना है -8c, सी पे कितना है 8c। सबसे पहले कौन कौन टच हो रहा है, ए एंड सी, ए एंड सी टच हो रहा है। ए पे कितना था 2 कूलम, सी पे कितना था 8 कूलम, नेट मिला के कितना हो गया 10 कूलम बराबर, नेट मिला के कितना हो गया 10 कूलम। तो ए पे गया 5 कूलम, सी पे गया 5 कूलम। यहाँ तक सबको क्लियर। डिवाइड हो जाएगा, इक्वल डिवाइड होगा। इक्वल डिवाइड क्यों होगा, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल स्पेयर्स, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल स्पेयर्स। अगर आइडेंटिकल स्पेयर्स होते हैं या फिर आइडेंटिकल बॉडीज होती है, सिर्फ उसी कंडीशन में जो चार्ज का डिवीजन होता है वो कैसा होता है, इक्वल। चार्ज का डिवीजन कैसा होता है, इक्वल, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडेंटिकल बॉडीज, ठीक है। बात क्लियर है। सो ए और सी पे कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, देन बी इज टच टू सी है ना। अब बी और सी एक दूसरे से टच कर दिए गए, राइट, बी और सी एक दूसरे से टच कर दिए गए। बी पे कितना है बेटा -8, सी पे कितना है 5, -8 + 5 कितना हो जाएगा -3, -3 में से दोनों को गया तो ये हो गया -1.5, ये हो गया -1.5। आई बात समझ में, -3 था, दोनों में इक्वल बटेगा बराबर, दोनों में इक्वल बटेगा। सो दिस इज -1.5, दिस इज -1.5। आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज ऑन ऑल स्पेयर्स आफ्टर दिस प्रोसेस। सो आफ्टर दिस प्रोसेस इज कंप्लीट, द चार्ज ऑन ए इज 5, charge on B is -1.5, charge on C is -1.5 कूलम कूलम कूलम। करेक्ट, आई बात समझ में, है इजी, बहुत इजी है ये, ठीक है। आया बेटा समझ में, पक्का, ओके। चलना है आगे, यहां तक क्लियर। कोई मेरे को टाइम बताएगा क्या हुआ, फोर 38 और आधा घंटा है ना, आराम से होता है आगे। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है बेटा, अर्थिंग क्या होता है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला, एक स्पेयर दिखाया था, उसके नेगेटिव चार्जेस को नीचे ग्राउंड में पास कर दिया गया था बराबर बराबर। तो अर्थिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, है ना, अर्थिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चार्ज बॉडी को अर्थ के कांटेक्ट के साथ लेके आते हैं, किसी भी चार्ज बॉडी को अर्थ के कांटेक्ट के साथ लेके आते हैं। उससे क्या होता है, उसमें जितने भी एक्सेस चार्ज होते हैं वो कहाँ पास हो जाते हैं, अर्थ को, वो कहाँ पास हो जाते हैं, अर्थ को। सो इसी प्रोसेस को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थिंग। सो द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्जेस विद द अर्थ, the process of sharing charges with the earth is known as grounding और earthing, है ना। इस कंसेप्ट का हम लोग अपने घर में यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस, टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक थिक प्लेट को क्या करते हैं, थिक प्लेट को क्या करते हैं, डीप इनसाइड द अर्थ क्या करते हैं, बरी कर देते हैं। डीप इनसाइड द अर्थ क्या करते हैं, बरी कर देते हैं। उसके कारण जितने भी अप्लायंसेस में या फिर है ना सर्किट्स में जितना भी एक्सेस चार्ज जनरेट हो रहा है वो सब कहाँ पे चला जाएगा, और अप्लायंसेस कैसे रहेंगे, प्रोटेक्टेड। बात क्लियर है यहाँ तक, ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आए। आगे, नाउ व्हाट इज कूलम्स लॉ, यस, ठीक है, समझे, है ना। सो कूलम्स लॉ, सो कूलम्स लॉ बेसिकली हमको क्या बताता है, यस, कुछ डाउट, हाँ, ठीक है। सो कूलम्स लॉ क्या बताता है, कूलम्स लॉ बताता है फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ में किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। और ये जो फोर्स है इट इज एक्सपेरिमेंटली डिराइव। ये कैसे डिराइव किया गया, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। ये कैसे डिराइव किया कूलम ने, एक्सपेरिमेंटली। तो उसके लिए क्या किए, 2 चार्ज पार्टिकल्स लिए, लेट दिस बी Q1, लेट दिस बी
Q2, है ना, ठीक है। लेट दिस बी Q1, लेट दिस बी Q2। और अगर दोनों सेम पोलैरिटी के होंगे, दोनों सेम पोलैरिटी के होंगे तो रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, सेम पोलैरिटी, रिपेल करेंगे, है ना, अनटिल एंड अनलेस आर्टिकल 377 इज एप्लीकेबल। बराबर, पता है? नहीं पता, है ना। आजकल आदमी लोग भी शादी करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 377, नहीं पता, ठीक है, नहीं पता, ठीक है, जाने दो, ठीक है। सो ये सेम पोलैरिटी क्या है, हम लोगों ने अब तक बचपन से पढ़ते हैं, है ना। सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सो इनमें फोर्स कैसा क्रिएट होगा, रिपल्शन या अट्रैक्शन, रिपल्शन, बराबर। सो ये जाएगा इस तरफ, ये जाएगा इस तरफ, बराबर, बात क्लियर। और इस फोर्स की खासियत ये है कि दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन, है ना। ये जो लाइन दिख रही है ना, लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल, इस लाइन के अलोंग ही हमेशा फोर्स कैसे करता है, एक्ट करता है, कूलम्स फोर्स, ठीक है। सो ये इधर रिपेल हुआ, ये इधर रिपेल हुआ, ठीक है। सो इस पे जो फोर्स आया, इस पे जो फोर्स आया, है ना, इस पे जो फोर्स आता है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, F21, फोर्स ड्यू टू सेकेंड ऑन फर्स्ट, फोर्स ड्यू टू सेकेंड ऑन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, F12, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट ऑन सेकेंड, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट ऑन सेकेंड। बात क्लियर है, कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा। अब कोई मुझे बता सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ F21 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ F12 है क्या, नहीं? इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बराबर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये बात क्लियर है। बस डायरेक्शन अलग अलग है ना, बस डायरेक्शन अलग अलग है। अगर मैं मॉड के अंदर लिख दूँ इसका मतलब ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बराबर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सो कूलम ने क्या बोला था, है ना, अकॉर्डिंग टू कूलम, है ना, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस, it is directly proportional to product of both the charges, it is inversely proportional to distance between them, let this distance be r। अगर ये distance r है तो उसका कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है, ठीक है, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या मैं बोल सकता हूँ F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बराबर, है ना। जहाँ पे है ना, जहाँ पे फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर, 9 इंटू 10 टू द पावर, है ना, K। अब देखो F इंटू आर, F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, बराबर। सो K की वैल्यू क्या होती है फॉर एयर एंड वैक्यूम, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। या फिर फॉर एयर K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फॉर एयर। एंड जनरली हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, जहाँ पे एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी, क्या होता है, रहेगा याद, ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट। इज दिस ओके, यहाँ तक क्लियर है, सबको याद रहेगा, लिखना है फटाफट लिख लो, अगर लिखना है तो लिख लो, लिखना है तो। यस, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 आई गेस, ऐसी कुछ तो भी होती है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। इज दिस ओके, ठीक है, वो एप्सिलॉन नॉट की होगी वैल्यू, ठीक है, ये एप्सिलॉन की नहीं है, एप्सिलॉन नॉट की होती है,
एप्सिलॉन की मीडियम के हिसाब से चेंज होती है, अकॉर्डिंग टू मीडियम एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। और वो तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर मीडियम डिफरेंट रहेगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू दी हुई रहती है, ठीक है। ओके, सो परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, राइट, ठीक है। चलना आगे, यस। नेक्स्ट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए इसको, ठीक है। सो अगेन इस पे आते हैं, बराबर। यहाँ से ऐसे फोर्स निकला था F21, यहाँ से फोर्स निकला था F12, और हमने देखा था ये दोनों फोर्स कैसे हैं, सेम, बराबर। सो मैं इस फोर्स को डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बराबर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बराबर। यहाँ तक क्लियर है, दिस इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मुझे इससे पूछा है वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में तो मुझे इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, वेक्टर फॉर्म में मुझे इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, तो इसके लिए इसको वेक्टर बना दो, बराबर। अब अगर मुझे डायरेक्शन पता करनी है तो मुझे कौन से वेक्टर की जरूरत पड़ती है बेटा, कौन सा वेक्टर हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है? याद है, पाथरडी रोड पे खड़े रहो, गाड़ी को हाथ करो, कौन सा वेक्टर बता रहा था वो? यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर हमें डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर हमें डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? यूनिट वेक्टर, है ना। सो अभी मैं, ये 2 है, ये 1 है, बराबर, ये 2 है, ये 1 है, बराबर, यहाँ तक बात क्लियर है। सो है ना, मुझे किस पे फोर्स निकालना है? 1 पे, है ना। ये वाली डायरेक्शन किस वजह से आई? बिकॉज ऑफ सेकेंड, ये वाली डायरेक्शन इसको मिली है, बराबर, है ना। सो इसका यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? R21 कैप। यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? R21 कैप। या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। अगर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 माइनस R1, बराबर। पोजीशन वेक्टर हम लोग ऐसे निकालते थे, याद आ रहा है? ठीक है, 11th स्टैंडर्ड, तुम लोगों को नहीं पता शायद, ठीक है। तो किसी दिन एक स्पेशल लेक्चर ले लेंगे, लगे तो वेक्टर्स पे, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। सो इसको इस वे से रिप्रेजेंट कर दिया, सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, बराबर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? R कैप क्या होगा? R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, बराबर। यूनिट वेक्टर यही होता है, ठीक है, ओके। सो ये क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब। दिस इज वेक्टर फॉर्म, आई बात समझ में? ठीक है। तुमको वैसे इक्वेशन पिछली वाली याद रखनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ये किसी जगह पे एप्लीकेबल है जहाँ पे हमको पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। सो जहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं उस फॉर्म को अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें ये चीज़ लगेगी, ठीक है, ओके। लिखो जल्दी। ठीक है, हो गया। हम आगे चलते हैं ना, कुछ जानते हैं अब कूलम्स लॉ के बारे में, है ना। लिमिटेशंस, बराबर, पता भी होना चाहिए ना कहाँ पे एप्लीकेबल है कहाँ पे नहीं। बस होता है कूलम्स लॉ लगा दिया, ठीक है, लेकिन कहाँ नहीं होता है ये भी पता होना जरूरी है। सो ठीक है, सबसे पहले इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट चार्जेस? छोटे छोटे चार्जेस ऑलरेडी छोटे होते हैं। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट कह रहा है पॉइंट चार्जेस, है ना,
यही पे हम लोग गलती करते हैं, बुक की लाइन समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। सो एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट चार्जेस, है ना। पॉइंट चार्जेस का मतलब साइज ऑफ, है ना, साइज ऑफ चार्ज बॉडी, साइज ऑफ चार्ज बॉडी is very small compared to, is very small compared to distance between them, है ना। यहाँ पे बॉडी नहीं आएगा, बॉडीज आएगा, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा बॉडी चाहिए बराबर फोर्स के लिए। सो है ना, पॉइंट चार्जेस का मतलब ये है ना, तुम एक यहाँ पे बैठे हो और एक जाके, है ना, यूएस में बैठे हो, तो उस डिस्टेंस के हिसाब से तुम दोनों कैसे होंगे एक दूसरे के लिए, पॉइंट बॉडीज, समझ में आया, या फिर पॉइंट चार्जेस। यहाँ तक क्लियर है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इट कांट बी अप्लाइड, सॉरी, इट कांट बी अप्लाइड फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, बराबर। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए इट कांट बी अप्लाइड। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी साइज इज कंपेरेबल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जिनकी साइज इज कंपेरेबल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। बात क्लियर है। नेक्स्ट, एप्लीकेबल ओनली व्हेन चार्ज इज स्टेशनरी। कब एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब चार्ज कैसा है, स्टेशनरी। चार्ज कैसा है, स्टेशनरी। तो मान लो, है ना, तो मान लो हमने दो चार्ज कंसिडर किए, ठीक है। फर्स्ट केस में दिस इज स्टेशनरी, दिस इज स्टेशनरी, बराबर, है ना। ये दोनों कैसे हैं, स्टेशनरी, तो यहाँ पे एप्लीकेबल, यहाँ पे कैसा है, एप्लीकेबल। सेकेंड में, है ना, दिस इज स्टेशनरी, दिस इज मूविंग, बताओ यहाँ पे एप्लीकेबल है, मूविंग और स्टेशनरी, क्या यहाँ पे एप्लीकेबल है? यस। अगर ये वेरी स्लोली मूविंग है तो कैसा, अगर ये वेरी स्लोली मूविंग है तो कैसा, अगर ये वेरी स्लोली मूविंग हो तो इट इज अगेन एप्लीकेबल, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, मूविंग बोलो, है क्या एप्लीकेबल? नहीं, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, नॉट, ठीक है। बात क्लियर है। कौन सी कंडीशंस में ये लॉ एप्लीकेबल है, कौन सी कंडीशन में नहीं है? इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या इनमें कोई संबंध है, कोई रिलेशन है? कुछ आइडिया? कुछ भी आइडिया नहीं? क्या हो गया? कुछ भी नहीं? ठीक है, देखते हैं, है ना। देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, Q1 Q2 अपॉन R², है ना। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कौन था, K। यहाँ पे कौन होता है, F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R²। क्या दोनों ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं दिखने में? दिख रहे हैं? अगर वो फॉर्मूला याद है तो ये याद हो जाता है, F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R²। वहाँ पे मासेस थे, यहाँ पे चार्जेस थे, वहाँ पे मासेस थे, यहाँ पे चार्जेस थे। आई बात समझ में? दोनों जगह इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों जगह क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ लग रहा है? यस। दोनों जगह क्या, यहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है, यहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 है, बराबर है। सिमिलैरिटी दोनों के फॉर्मूलेस में, ठीक है। चले आगे, समझ में आया क्या है सिमिलैरिटीज। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच में वो डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, बराबर। अगर दो सेम चार्ज हो तो फोर्स विल बी रिपल्सिव, अगर दोनों ऑपोजिट चार्ज हो तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, बराबर है ना। एक प्लस क्यू चार्ज लो, एक माइनस क्यू चार्ज लो, उनके बीच में जो फोर्स आएगा वो कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव, बराबर। दोनों प्लस क्यू या दोनों माइनस क्यू लो तो फोर्स कैसा रहेगा, रिपल्सिव, बराबर। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। लेकिन क्या ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हें कभी ऐसे भगाता है? नहीं ना, कभी भगाया ऐसा हुआ है कभी ऐसा सीन? नहीं ना। कभी किक खाए हो ग्रेविटेशनल फोर्स से? नहीं ना। सो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। क्या मीडियम के हिसाब से एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होती है? हमने देखा था K इज इक्वल टू 1/4 बाय एप्सिलॉन, वेयर दिस चेंजेस विद दिस,
चेंजेस विथ व्हाट, मीडियम। लेकिन क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी चेंज होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी चेंज होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तो फिक्स वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 बराबर। ये वैल्यू तो फिक्स है, क्या चेंज होता है कभी? नहीं बराबर। एंड थर्ड पार्ट, फोर्स इलेक्ट्रिक इज वेरी मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे? देखो एफ ई लिखते वक्त हम लोग के की वैल्यू क्या लिखते हैं बेटा? 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर। एफ ग्रेविटेशनल लिखते हुए हम लोग क्या लिखते हैं? 6.67 इंटू 10⁻11 m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है? इंटू 10⁻⁻11। यहाँ पे क्या है? इंटू 10⁹ कौन सा बड़ा हुआ? और वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई इशू? सबको समझ में आया आज का? ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लेक्चर को क्लोज करते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।